झूठी शान। एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला था। किले के एक कोने पर बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह भोजन की तलाश में नीचे घाटी में फैले ढलानी चरगाहों में आता था। चारगाहों की लंबी घासों और झाड़ियों में कई प्रकार के छोटे मोटे जीव और कीट पतंगे मिलते थे, जिन्हें उल्लू अपना भोजन बनाता था। निकट ही एक बड़ी झील को निहारा करता उसे हंसों का तैरना व उड़ना मंत्रमुग्ध करता था। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी है हंस, एकदम दूध सा सफ़ेद गुलगुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख व तेजस्वी आँखें। उसकी बड़ी इच्छा होती किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ पानी के निकट आया। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा और बोला, हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूँ, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी तो प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, आप पानी पी लो। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर आ रहे हो, क्या आपकी प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति और ज्ञान के सागर हो, मुझ में उसकी प्यास जग गई है। वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया। मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हो, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूँगा। इसके पश्चात हंस और उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना असली परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले आया। शाही ठाट थे, खाने के लिए कमल व नरगिस के फूलों के व्यंजन परोसे गए और जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे। उल्लू को पता ही नहीं लगा। बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू दंग रह गया। फिर हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत चलती। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज दोस्ती न तोड़ ले। इसलिए स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लूखराज है। झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज है कि हंसराज को अपने घर बुलाए। एक उल्लू ने किले के अंदर होने वाली गतिविधियों को ध्यान से देखा और उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने किले की बातों को खूब ध्यान से समझा, सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए। फिर वह चला हंस के पास। जब वह झील पर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि हंसराज कुछ हंसनियों के साथ पानी में तैर रहा है। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने उत्तर दिया कि हाँ मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने, अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाने आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दो। हंस ने टालना चाहा, मित्र, इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी चलेंगे। उल्लू ने कहा, आज तो आपको लिए बिना नहीं जाऊँगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। हंस मान जाता है और उसके साथ जाने लगता है। तभी वहाँ से कुछ दूर उड़ने के बाद उल्लू ने पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा किया और बोला, वह मेरा किला है। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे। उल्लू किले के सैनिकों के रोज के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। रोज की तरह परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा सचमुच उसी के लिए यह सब कुछ हो रहा है।
अथे हंस ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक सूरवीर राजा की भांति राज कर रहे हो। उल्लू ने हंसराज पर रोब झाड़ा और बोला, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि हैं तब तक इसी प्रकार बिगुल बजे और सैनिकों की परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिकों का यह रोज का काम है। उल्लू ने हंस को फल, अखरोट व बनबसा के फूल खिलाए। उनको वह पहले ही जमा कर चुका था। अब भोजन का महत्व नहीं रह गया था। सैनिकों की परेड का जादू पहले ही असर कर चुका था। उधर सैनिक टुकड़ी को वहां से कूच करने के आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेटकर वहां से जाने लगे तो हंस ने कहा, देखो मित्र, आपके सैनिक आपसे आज्ञा लिए बिना ही कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ाकर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी उन्हें रोकता हूँ। ऐसा कहकर वह घूं घूं करने लगा। सैनिकों ने उल्लू का घुंघवाना सुना व अपशगुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। जब सैनिक जाने लगे तो उल्लू घूं घूं आया। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को जा लगा। वह तीर खाकर नीचे गिरा और फड़फड़ाकर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोक में होकर विलाप करने लगा, हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझ पर। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते देख कर एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है। कभी भी झूठी शान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ढोंगी सियार बाबा। मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना। दिमाग उसका शैतानी था। यही तिकड़म लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगत लड़ाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। खाया और सो गए। एक दिन उसी सोच में डूबा वह सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी थी। उनमें एक मोटा सा चूहा था जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और सब उसका आदेश मान रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। सियार वापस लौटा। दूसरे दिन फिराते ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था। आंखें बंद थीं। चूहे बिलों से निकले तो सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वे बहुत चकित हुए। एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? सियार ने एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना? कभी मैं चारों टांगें नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी। यह डोल जाएगी, साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों में खुसर पुसर हुई। वे सियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने ढोंग रचा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महातपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों कर रखा है? सियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला है? दूसरे चूहे ने कहा, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है।
सियार बोला। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। वे उसके और निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देख मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे महातपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मंजीरे, खड़ताल और चिमटे लेकर उसके भजन गाते। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बात के 3-4 चूहों को दबोचकर खा जाता। फिर रात भर आराम करता, सोता और डकारे लेता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिलों के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। इसी तरह चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नज़र से ये बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। हे चतुर्मूसक, ये तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर वैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार मोटा हो गया है। कहीं उसका पेट ही तो वह वैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को बताया और स्वयं दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन पर गड़ा दिए। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पिंजर ही बचा रह गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ढोंग कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपनी करनी का फल मिलता ही है। शेर और चूहे की दोस्ती। एक शेर और एक चूहा दोस्त थे। दोनों के घर पास पास थे। एक दिन शेर को एक शिकार मिला। उसने चूहे को आवाज़ लगाई, आओ दोस्त मेरे साथ खाना खा लो। तुम्हें जो खाना है खाओ, मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है। बाहर से आवाज़ आई। शेर को बड़ा बुरा लगा। अगले ही दिन चूहे को शहद का एक डिब्बा मिला। वह खाने के लिए बैठा तो उसने शेर को आवाज़ लगाई, दोस्त आओ मेरे साथ खाना खा लो। बाहर से उत्तर आया, मुझे नहीं खाना है, तुम ही खाओ अपना खाना। चूहे को भी बड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 2 दिन के बाद दोनों जंगल में मिले। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि खाने वाली बात को भुलाकर वे फिर से एक साथ खेलने लगे। बातों बातों में दोनों को पता चला कि शेर ने जब चूहे को आवाज़ लगाई थी तो उसने सुना ही नहीं था, ना ही चूहे ने कोई रूखा जवाब दिया था। शेर ने भी यही बात चूहे को बताई। चूहे की आवाज़ ना तो उसने सुनी थी, ना ही कोई ख़राब सा जवाब दिया था। ज़रूर कुछ गड़बड़ है, दोनों एक साथ बोले। हमको पता लगाना होगा कि कौन हम दोनों की दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शेर गुस्से से दहाड़कर बोला, ठीक कहा, कोई तो है जो हम दोनों को परेशान करना चाहता है। चूहे ने कहा, उनकी बातें छिपकर कोई सुन रहा था। तभी किसी के चुपके से भागने की आवाज़ आई। दोनों ने देखा यह तो लोमड़ी थी जो भाग रही थी। शेर ने दहाड़ कर कहा, रुक जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर शेर ने लपककर लोमड़ी को पकड़ लिया। शेर ने चूहे से कहा, दोस्त आज रात खाने में एक लोमड़ी पकाने वाला हूँ। रात का खाना तुम मेरे साथ खाना। चूहा बोला, ज़रूर आऊँगा मैं, ऐसा भोजन तो छोड़ ही नहीं सकता। लोमड़ी घबरा गई, बेचारी माफ़ी मांगने लगी। शेर ने कहा, 100 उठक बैठक करो और 1000 बार बोलो, मैं अब किसी को तंग नहीं करूँगी। लोमड़ी बेचारी क्या करती,
अपनी गलती की सज़ा तो उसको मिलनी ही थी। 2 घंटे तक वह यही वाक्य दोहराती रही। अब मैं किसी को तंग नहीं करूँगी। शेर और चूहे की दोस्ती और भी पक्की हो गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे दोस्त किसी तीसरे के कहने से अपनी दोस्ती को ख़त्म नहीं होने देते हैं।